हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट सैम्पल पेपर 7 के क्वेश्चन नंबर 21 to 30 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 21, टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट। एक सिटी ए है, एक सिटी बी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। यहाँ पर मान लीजिए जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी और फिर यहाँ से जो है इसको भेजा जा रहा है यहाँ पर बाय वायर थ्रू कॉपर वायर्स। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 किलोमीटर 8 वोल्ट। 1 किलोमीटर डिस्टेंस जब ट्रेवल करता है तो उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है 8 वोल्ट। तो टोटल ड्रॉप कितना हुआ? ये वोल्टेज जो है टोटल ड्रॉप 1 किलोमीटर पर ड्रॉप होता है 8 वोल्टेज। कितना डिस्टेंस? टोटल 150। तो ड्रॉप हो गया 1200 वोल्ट। इसको हम VAB कहते हैं। VAB वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन A एंड B इज 1200 वोल्ट एंड द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना हुआ? 1 किलोमीटर पे 0.5 ओम पर किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 150 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चला गया, 150 का हाफ 75। तो हमें वोल्टेज पता है ए और बी के बीच में, रेजिस्टेंस पता है। पूछा क्या? द पावर लॉस इन द वायर इज, पावर लॉस पूछा है। पावर लॉस कितना होता है? I²R। और यहाँ पर हम I निकाल सकते हैं यदि वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो, और नहीं तो I को हम सिंपली लिख सकते हैं VAB² बाय R²। I को लिखे और R यहाँ पर एक कट गया, VAB² बाय R। अब यहाँ पर यदि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें पावर मिल जाएगा। VAB कितना है? कितना ड्रॉप हुआ है? 1200 वोल्ट, इसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस है 75। 144 टाइम्स 74, 25 से 75, 25 से 100, 312, 324, 32, 3, 416, 3, 19, 19.2 किलो वाट। ये कितना किलो हो गया? इतना किलो वाट, 19.2 किलो वाट। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। इस क्वेश्चन में सही देखना था कि ए और बी के बीच में जो है ये सिटी है दोनों, और दोनों सिटी के बीच में जो वायर बिछाया गया है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो पर किलोमीटर 8 वोल्ट के हिसाब से 1200 वोल्ट आया, और रेजिस्टेंस इसका पर किलोमीटर आधा ओम के हिसाब से 75 ओम आया। तो पावर हो गया I²R। हम चाहते तो I निकाल सकते थे, और नहीं तो सिंपली यहीं पर I को VAB बाय R लिखते हैं, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और यहाँ से हमने आगे VAB² बाय R और इन दोनों का वैल्यू रख दिए तो हमें 19.2 किलो वाट आ गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, इसको हम VABB बोलेंगे, बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ये रहा पॉइंट A, ये है पॉइंट B, और गिवन बाय कितना है बताना है। यहाँ पर देखिए 2 ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 1 ओम है, और ये करंट जो है वो 2 एम्पियर है, और हमें वोल्टेज बताना है। वोल्टेज बताना है क्या? ये तो बहुत आसान है। हम स्टार्ट यहां से किए, कितना ड्रॉप हुआ यहाँ से? इसमें जो करंट जा रहा है IR, ये ड्रॉप होता है, प्लस यहाँ पर ड्रॉप हुआ एक बैटरी आ गया, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पर 3 है -0, यहाँ पर ड्रॉप हुआ 3 -0, प्लस यहाँ पर वही करंट जा रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? इसको R2 बोल रहे हैं अभी, इसको R1 बोल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इसका वैल्यू लिख देंगे। आ गए B पर, खत्म। तो B से A से स्टार्ट किए और VB तक पहुंचना है, और देखना है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होते जा रहा है। ये ड्रॉप है, तो यहाँ पर ड्रॉप जो हो रहा है करंट की वजह से IR1। यहाँ पर जो ड्रॉप हो रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो +3 -0, और यहाँ पर जो I है सबका वैल्यू रखते हैं। I 2 एम्पियर दिया हुआ है,
R12 ये हो गया 3, I 2 एम्पियर दिया हुआ है, R11 कितना हो गया 4, तो 6 3 9 प्लस 9 वोल्ट। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, यूजुअली मीटर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ही होता है, एंड ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। सो ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर वायर, ये भी इसको कहते हैं, और इसको मेंटेन किए हुए है कांस्टेंट पोटेंशियल पर थ्रू सम बैटरी। इसको E0 कह देते हैं। 2 cells are connected in series first to support one another। दो केसेस हैं, एक बैटरी है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये भी यहां पर भी वैसे ही है। ये वायर है, ये कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन कर रहा है, और इसमें क्या किया, फर्स्ट केस में क्वेश्चन में कहा है कि 2 cells आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये रहा, इसको सपोर्ट कर रहा है। एक ही साथ क्यों दिखाएं, ये दिखा भी सकते हैं, क्या दिक्कत है। और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये जो है 50 पर यहाँ पर ये पॉइंट दिखा रहा है। द बैलेंस पॉइंट आर ऑब्टेन्ड एट 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ कितना है, ये भी 50 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल लेंथ 1 मीटर। इस केस में इसको अपोज कर रहा है बैटरी, एक इधर है तो एक ऐसे है, एक प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस। इस केस में दोनों था प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। और अब जो है, अब जो पॉइंट यहाँ हमें इससे कनेक्ट करना पड़ता है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर। जब इस जॉकी को यहाँ पर रखते हैं तब हमें इसमें कोई करंट नहीं मिलता है, नो डिफ्लेक्शन। ये पोटेंशियोमीटर है, वोल्टेज मेजर करने का द बेस्ट तरीका, कोई भी एरर नहीं आएगा। जब हम वोल्टमीटर यूज करते हैं तो उसमें वो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा करंट ड्रॉ होता है, और वो एक्यूरेट नहीं बताता। वो एक्यूरेट तभी बताएगा जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो, लेकिन रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तो होता नहीं है, तो उस केस में उसमें थोड़ा एरर रहता है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, और तब हमें उस तरह का जो एरर वोल्टमीटर में आता है वो नहीं आएगा। एनीवे, यहाँ पर हम आते हैं तो पॉजिटिव इंड, ये है पॉजिटिव इंड, देखिए प्लस है तो ये पॉजिटिव इंड है, वहाँ से 50 सेंटीमीटर फर्स्ट केस में जब दोनों सपोर्ट कर रहा है, और सेकेंड केस में 10 सेंटीमीटर जब दोनों अपोज कर रहा है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, इसका E1, इसका E2, ये E1 E2 है, हमें बताना है E1 बाय E2 कितना है, ये रेशियो बताना है। इस केस में देखिए क्या है, ये दोनों का इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, E1 प्लस E2 सपोर्ट कर रहा है, और A यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर करंट इसमें क्यों नहीं कुछ फ्लो कर रहा है, करंट इसलिए नहीं फ्लो कर रहा है कि ये जो दो पॉइंट है इसके बीच में जो वोल्टेज है वो ये दोनों के वोल्टेज के बराबर है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज क्या होता है, करंट प्रोपोर्शनल होता है करंट के, करंट टाइम्स आर। तो करंट इसमें मान लीजिए कुछ बह रहा है, वही ई नॉट बैटरी है करंट, और ये रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है सो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो जस्ट इतना ही का लेंथ देखिए 50 सेंटीमीटर। इस केस में ये E1 हुआ, लेकिन ये E2 जो है सो अपोजिट है -2। यहाँ पर करंट सेम करंट फ्लो करेगा, वही बैटरी है, इधर से कोई तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जो यहाँ से करंट आएगा वो ऐसे करके निकल जाएगा आई। और अब डिस्टेंस जो है सो कितना है, ये लेंथ अब है 10,
ये हमारे पास दो इक्वेशन आया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और E1 E2 का रेशियो आ जाएगा। एक को हम 2 से डिवाइड कर देते, इधर 50 आया, इधर 10 आया, मतलब पहुंच आया। तो ये हो गया E1 प्लस E2 इक्वल टू 5E1 माइनस 5E2। तो ये हो गया 4E1, इधर हो जाके हो गया 6E2। तो E1 बाई E2 का वैल्यू हमें पता चल गया 6/4, मतलब 3:2। ये आपका आंसर है 3:2, ऑप्शन नंबर 3। तो ये पोटेंशियोमीटर है, और पोटेंशियोमीटर में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब नहीं होता है, जब ये दो पॉइंट इसका जॉकी और ए के बीच का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल ड्रॉप है, वो यहाँ पर जो बैटरी लगा हुआ है उसके वोल्टेज के, उसके जो वोल्टेज है उसके बराबर है। और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो होता है करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमने करंट टाइम्स लेंथ लिखा, और यहाँ पर चाहते तो हम कोई कांस्टेंट लिख सकते थे क्योंकि प्रोपोर्शनल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिए तो हमें वैल्यू आ गया। ओके, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A cylindrical conductor of radius r is carrying a current, constant current. ये सिलेंडर है और इस सिलिंड्रिकल वायर जो है इसमें करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? कुछ करंट जा रहा है, मान लेते हैं I जा रहा है। द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented by which figure? देखिए यहाँ पर यदि कोई एक बहुत ही थिन वायर रहता है, इसमें कोई करंट I फ्लो करता है, तो हमें पता है किस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आता है। यदि इनफाइनाइट वायर है तो μ0I/2πd होता है। लेकिन अब ये थिन वायर होना होकर थिक वायर है, इसका अच्छा खासा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये जो है इसका एक्सिस है, एक्सिस से ये जो है सो डिस्टेंस दिया हुआ है, और r लिखा हुआ, r इसका रेडियस भी है। ये जो है सो इसका रेडियस है r। तो r के अंदर में, माने अंदर में क्या फील्ड होगा, बाहर क्या फील्ड होगा, ये दोनों हमें देखना पड़ेगा। तो अंदर के फील्ड के लिए एक सर्किल यहाँ कंसीडर करते हैं, इसका रेडियस हम कहते हैं d, और यहाँ पर जो है सो एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। यहां पर जब हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं अंदर में, डी जो है सो छोटा है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ए बी डॉट डी एल इस सर्किल में वो होता है कितना, μ0I इनसाइड। जिस सर्किल को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला जो सर्किल है, सर्किल नहीं, ये तो डिस्क हो गया ना, ये डिस्क है। तो इस डिस्क के अंदर में एक्चुअली हम सर्किल कंसीडर कर रहे हैं, इस पाथ को केवल देखेंगे, लेकिन वो तो एक्चुअली है तो डिस्क। वहां पर जो है सिमेट्री की वजह से बी हर जगह सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इसका डायरेक्शन जो है और डीएल का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। तो ये डीएल हो गया, बाहर आ गया इधर, और ये μ0। आई इनसाइड कितना होगा, टोटल जो इसका रेडियस है, ये जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यदि पाई आर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो करंट है I, 1 है तो I/πr²। और यदि यहां पर जो हम देख रहे हैं इस डिस्क का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, πd² d है स्मॉल d, तो ये हो जाएगा 1/πr² टाइम्स πd²। या सिंपली यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया फ्रैक्शनल, ये टोटल, ये जो डिस्क हमने कंसीडर किया है, एक फ्रैक्शन आया बिना यूनिट का, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे I से। और इधर हमारा जो है सो हो गया B, ये DL को यदि पूरे एक चक्कर लगा ले तो 2πd होगा सर्कमफेरेंस,
ये हो गया डी स्क्वायर आई बाय आर स्क्वायर, ये डी एक तो चला गया और बी कितना आ गया, बी आया म्यू जीरो आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर और एक डी बचा हुआ है। ये सारे के सारे कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट, म्यू जीरो कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर रेडियस जो है इसका वो भी कांस्टेंट, तो बी प्रोपोर्शनल होगा डी की। तो इनसाइड दिस सिलेंडर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है डी की, लीनियर होगा। तो लीनियर दो जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये बढ़ेगा और सेंटर पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो है, ये तो नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये तो दो होगा नहीं, ये दो हो सकता है। अब ये दोनों में कौन होगा ये देखने के लिए हम फिर चलते हैं आउटसाइड। यहां तक तो देख लिया, अब इसका आउटसाइड देखते हैं। आउटसाइड सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर। आपकी जो हम सर्किल कंसीडर करते हैं वो बड़ा बना ताकि उसके बाहर चला जाए, यहां से डिस्टेंस जो है डी और इसका तो रेडियस आर। फिर एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, बी डॉट डी एल म्यू जीरो आई, जो सर्किल हमने कंसीडर किया है उसके अंदर में कितना करंट है, हमने ये सर्किल कंसीडर किया, जो भी करंट जा रहा है इसके अंदर में ही है, इस सर्किल में सिलेंडर में, तो आपकी आई पूरा हो गया। यहाँ पर बी हो गया, हर जगह सिमेट्री की वजह से सेम है, और ये हमें मिल गया डी एल, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गई। बी इसको सर्कल, इस पर हम यदि इस सर्किल पर सी प्राइम कहें इसे, इस सर्किल पर एक राउंड लगाएं तो हमें 2 पाई डी मिलेगा, म्यू जीरो है, तो बी हो गया म्यू जीरो आई बाय 2 पाई डी। ये तो पहले भी निकालते हैं एक वायर की वजह से जो होता है। तो यहाँ पर बी जो है सो कैसा किसके प्रोपोर्शनल है, इतना तो सारा कांस्टेंट है, ये डी छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल हुआ 1 बाई डी की। 1 बाई डी का प्लॉट कैसे होता है, कुछ ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे जाता है, प्रोपोर्शनल 1 बाई डी होता है। तो ढूंढते हैं, ये है प्रोपोर्शनल 1 बाई डी और ये है प्रोपोर्शनल डी, तो आंसर हमारा हो गया 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, द रिलेशंस बिटवीन द 3 एलिमेंट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम नेमली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का 3 एलिमेंट होता है, एक है बी एच, यहाँ पर एच बोल रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा बोला है वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम बी एच बोलते हैं, उसको ये एच बोल रहा है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और जिसको हम बी भी बोलते हैं उसको सिंपली भी बोल रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा जो एलिमेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो है डी, उसको तो डेल्टा से ही हम डिनोट करते हैं। बी जो है सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस चार में से कौन सा रिलेशन सही है, पहले इस भी होता क्या है, देखिए अर्थ का जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड का यही 2 कंपोनेंट दिया है, वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ए दिया है डी। डीप क्या होता है, डीप होता है मैग्नेटिक फील्ड जो बीएच के साथ बनाता है, ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ। कंपास रखेंगे तो इधर डिनोट करेगा और हमारा जो सूरज के डायरेक्शन से देखें तो नॉर्थ इधर है, ये दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है जिसको थीटा कहते हैं, इसका नाम है डिक्लिनेशन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन हम सब कुछ यहाँ बता दें। और ये जो प्लेन दिख रहा है इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो प्लेन दिख रहा है यहाँ पर एक प्लेन है, उसको कहते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। और इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहता है,
इसका दो कंपोनेंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड BE है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस क्वेश्चन में H लिखने बोला, हम BH लिखते हैं, और ये वर्टिकल है, इसको V कहते हैं, हम BB कहते हैं, इसने V बोला। तो ये जो धरती का मैग्नेटिक फील्ड है इसका दो कंपोनेंट है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है उसी को डीप कहते हैं। ये अब इस फिगर को देख के बताइए कि V कितना है, H कितना है, बहुत सिंपल बात है। तो यहाँ पर हम केवल इस फिगर पर कांस्टेंट करते हैं अपने आप को, ये B है, H कितना हो जाएगा, उसके सामने का ये एडजेसेंट एंगल है तो H हो जाएगा BE cos लैम्डा, और ये उसका वर्टिकल है तो V हो गया BE साइन लैम्डा। B और H का ही तो आंसर है, वैल्यू है। आप चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो, कॉस्ट लैम्डा देख सकते हो, यदि इस तरह से नहीं बनाना है तो। अदरवाइज हम बहुत पहले भी बताए हैं कि यदि हमारे पास एक कोई वेक्टर इधर है और ये एंगल इधर है थीटा, इस एडजेसेंट जो साइड है एंगल के वो सिंपली हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट होगा ये वाला, इसका कंपोनेंट होगा B cos थीटा, वो यहाँ यूज कर रहे हैं। B है, इसका कंपोनेंट इस साइड में एडजेसेंट टू एंगल B जस्ट cos थीटा, ये वेक्टर है BE और उसका cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगल का जो दूसरा डायरेक्शन है इस H के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में B sin थीटा, तो वो देख लीजिए V इक्वल टू B sin लैम्डा, V इक्वल टू B sin लैम्डा, ये दो एक ही जगह है, यहीं पर, और H इक्वल टू B cos लैम्डा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An electron moves on a straight line path xy जो है इस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। The ABCD is a coil adjacent to the path of the electron। ABCD उसके बगल में है। What will be the direction of current if any induced in the coil? इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा, इसमें जैसे करंट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है मतलब उसमें करंट है, और करंट इसको हम समझ सकते हैं एक तरह से, ये करंट यहाँ पर है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस वायर में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और वो जो है सो मूव करने की वजह से, चार्ज के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, मतलब यहाँ फ्लक्स आ गया। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है B टाइम्स ये DS, ऐसे लिखिए, ये पूरा यहाँ पर जो फ्लक्स है उसमें चेंज होगा, B का वैल्यू चेंज करेगा, DS जो है सो इसका एरिया है। एक छोटे छोटे एलिमेंट ले लेंगे, यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट है, यहाँ पर कितना B है, ये छोटा एरिया में DS में, हर एक जगह अलग अलग होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, डिस्टेंस हर जगह अलग अलग है, तो ये B हर एक जगह अलग अलग होगा, B को हम बाहर नहीं कर सकते, और उसको छोटे छोटे जो DS है एरिया एलिमेंट है उससे हम यदि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसके बाद सब कुछ सम करते हैं तो ये हमारा फ्लक्स आता है। और ये फ्लक्स चेंज कर रहा है क्योंकि DS तो नहीं चेंज कर रहा है लेकिन B चेंज कर रहा है। B क्यों चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ रहा है या दूर जा रहा है तो डिस्टेंस हर एक पॉइंट का डिफरेंट होते चला जा रहा है, तो B जो है सो चेंज कर रहा है। तो B जब चेंज कर रहा है तो हमें एक फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो चेंज का रेट है वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होता है विथ माइनस साइन, लेंज के लॉ से है। माइनस साइन का मतलब है जिस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक फोर्स जनरेट हुआ है वो उसी वजह को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये जरूरी है, यदि वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता तो एक बार स्टार्ट कर दो, यदि मान लीजिए पॉजिटिव होता एक बार इसे इलेक्ट्रॉन चला देते और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स इंड्यूस्ड हुआ है वो प्लस है, मतलब वो असिस्ट करेगा इसको, तो जब हमें केवल स्टार्ट करने का देरी है, उसके बाद में ये खुद ही और बढ़ाएगा, असिस्ट करेगा इसको और बढ़ाएगा, फिर अपने आप अपने बढ़ाने की वजह से थोड़ा बढ़ जाएगा तो उसको और बढ़ाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमेशा बढ़ाते ही चला जाएगा। सो नेचर ने बहुत सोच समझ कर यहाँ पर माइनस साइन रखा है कि उसे डिस्ट्रॉय करेगा ताकि चीज़ें ठीक ठाक बना रहे। एनीवे, तो इस तरह से यहाँ से एक इलेक्ट्रोनिक फोर्स जनरेट होता है, माइनस डी, ये पी, ये पूरा लिखें, डॉट डी एस बाई डी टी। अब सवाल ये उठता है कि ये यहाँ से इधर आ रहा है, तो यदि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है यहाँ से, तो इस डिस्टेंस से हम दूर की बात करें यहाँ से, तो क्या होगा कि हम डिस्टेंस हर एक पॉइंट का कम होते चला जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसमें करंट होगा,
लेकिन जब यहाँ से ये इधर जाने लगेगा तो अब डिस्टेंस दूर जा रहा है, डिस्टेंस इस हर एक पॉइंट का यहाँ से दूर होता चला जा रहा है। देखिए बढ़ गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो एक केस में जब नज़दीक आता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, और यहाँ से इधर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है। तो एक साइड, एक केस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, तो जो भी इसमें करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या करेगा, चेंज करेगा। एक मान लीजिए क्लॉकवाइज है इधर, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। वैसे आप यदि चाहो तो आप निकाल सकते हो कि जब इधर से करंट आ रहा है तो इसमें करंट लेफ्ट में है या राइट में। देखिए इसमें जो करंट है वो किधर है, पहले यहाँ देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है। ये चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो करंट इसमें, ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है और वो नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर चलता है, उधर करंट होता है, तो करंट इधर है, ये इधर चल रहा है, करंट इधर है। और बीओ सेवार्ट्स लॉ को हम यूज करें, म्यू जीरो आई dl क्रॉस आर बाय आर क्यूब। आई तो मैग्नीट्यूड है और dl ये इसका डायरेक्शन दिखा रहा है करंट का, किधर करंट पर है, इधर, और क्रॉस आर। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, यदि हम इसको राइट हैंड रूल लगाए यहाँ पर, तो ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन इसका नीचे है। तो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा, इसको डायरेक्शन ऐसा रखेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में ना होकर अप डायरेक्शंस में। तो अप डायरेक्शंस में होने के लिए इसको कैसे चलना पड़ेगा, ABCD, राइट, ABCD चलेगा तब ये डायरेक्शन आप होगा। तो ये ABCD सही है कि जब इधर से आएगा तब करंट इसमें ABCD होगा, और जब उधर जाएगा तो करंट ADCB होगा, और ये दोनों चेंज कर जाएगा। जब इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर इधर से निकल रहा है तो उल्टा हो जाएगा ADCB, और इधर है ABCD, ये चेंज कर जाएगा, इसलिए आंसर ये है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 figure shows a circuit that contains 3 identical resistors R, 12 with resistance R is equal to 9 ohm each. 2 identical inductors with inductance L is equal to 2 milliampere. ये दो है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। एंड इन आइडियल बैटरी मतलब उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है 18 वोल्ट, ये है 18 वोल्ट। द करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, यहाँ पर बैटरी से कितना करंट निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है, और बैटरी हम लगा दिए तो कैपेसिटर चार्ज होगा, इंडक्टर में जो करंट ग्रोथ होगा, ठीक है, वो कितना है, जस्ट आफ्टर t इक्वल टू 0, जैसे बैटरी स्विच को हम ऑन किए वो कितना होता है। तो हम इधर बात करते हैं कैपेसिटर का, पहले कैपेसिटर को देखते हैं, उसके बाद कैपेसिटर में जो चार्जिंग होता है वो कैसे होता है, ये होता है Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। टाउ जो है सो यहाँ पर C बाय R है, CR है। तो ये चार्ज है, करंट कितना होगा, करंट होता है dq बाय dt, राइट। इस 1 तो खत्म हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, e टू द पावर माइनस t बाय टाउ बाय टाउ। Q0 कितना होता है, Q0 होता है C, और जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस में, मान लेते हैं इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो भी है, और इधर ये टाउ कितना है CR, एक्सपोनेंशियल माइनस t बाय टाउ, C चला गया V बाय R एक्सपोनेंशियल माइनस t बाय टाउ। I एट t इक्वल टू 0 कितना है, V बाय R, ये हो गया 1, ये V बाय R, ये मैक्सिमम करंट है। I जो है सो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका। उसके बाद में इसकी वजह से ये देखिए यहाँ माइनस है, इस वजह से इसका वैल्यू कम होते चला जाएगा। तो t इक्वल टू 0, ये जो कैपेसिटर है इसमें करंट मैक्सिमम है। इसका मतलब मैक्सिमम करंट का मतलब क्या है कि ये कंडक्ट करेगा, ये शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब जस्ट लगता है बहुत बढ़िया कंडक्टर है।
केवल t इक्वल टू 0 पर, उसके बाद नहीं, उसके बाद एक घटेगा इसका वैल्यू। तो ये था कैपेसिटर। अब बात करते हैं इंडक्टर का। हम इंडक्टर लेते हैं। यहां पर इंडक्टर में जो करंट ग्रोथ होता है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है? उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो है I इक्वल टू I0 1 माइनस e टू द पावर t बाई टाउ। ये करंट है। चार्ज और करंट दोनों सेम लगता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज था तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा करंट निकालने के लिए। यहाँ ऑलरेडी करंट है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। I इक्वल टू t एट t इक्वल टू 0, इसको क्या रखेंगे 0, I0 1 माइनस t इक्वल टू 0 रखने पे 1 हो गया, 0 आ गया, नो करंट। लेकिन ये केवल t इक्वल टू 0 पर, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो ये कैसा बिहेव करता है? करंट ही इसमें फ्लो नहीं करेगा, तो ये ओपन स्विच भी इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट या क्लोज स्विच कह सकते हैं, इसको क्लोज स्विच, जो भी आप कहना चाहिए। तो इसको रीड्रॉ कर लें। एट t इक्वल टू 0 ये जो है ओपन स्विच है और ये क्लोज स्विच है। तो इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये रहा बैटरी, इधर यहाँ पर ये था, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर इंडक्टर था। इंडक्टर जो है सो ओपन स्विच और ये जो है सो क्लोज स्विच, या इसको सिंपली शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यहाँ पे इंडक्टर है तो स्विच हो गया, खुला हुआ, और ये तो रेजिस्टेंस है, इसमें केवल रेजिस्टेंस है। ये दूसरा हुआ और तीसरा यहाँ पर है रेजिस्टेंस और स्विच, रेजिस्टेंस और स्विच। ये R है, ये R है, ये R है और ये E है जो 18 वोल्ट है। तो देखिए ये इसमें तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, बेकार है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है और ये दोनों ही पैरेलल है। तो इसको एक बार हम और भी बना सकते हैं। ये दोनों पैरेलल है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? दोनों R है तो हाफ हो जाएगा। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? करंट जो फ्लो कर रहा है वो है E बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि इस केस में आया R बाय 2। ये आपका आंसर है। E कितना है? शायद 18 वोल्ट बोला, 2 R कितना बोला? 9 ओम। ये आ गया 4 एम्पियर। I इक्वल टू 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 1। ये आपका आंसर है। तो इस केस में इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने देखा कि t इक्वल टू 0, केवल t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। यदि हम कैपेसिटर का चार्ज देखें, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमें करंट निकल जाएगा, और वो जो करंट है वो आता है t इक्वल टू 0 पर V/R, जो कि मैक्सिमम है वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, जो कि शुरू में जो है वोल्टेज कितना होगा? यहाँ जो भी वोल्टेज है मैक्सिमम है, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है। लेकिन इंडक्टर को देखें यहाँ पर, तो उसका एक्सप्रेशन ये है करंट ग्रोथ का, और t इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू कितना हो जाता है? 0, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। तो t इक्वल टू 0 ये ओपन स्विच के रूप में काम करता है। तो जहाँ जहाँ इंडक्टर है मैंने वहाँ ओपन स्विच कर दिया, फिर से बना के ओपन स्विच कर दिया। ये 2 जगह इंडक्टर था, 2 ही जगह था ना, 1 2, एक जगह कैपेसिटर था, उसको क्लोज स्विच कर दिया। और उसके बाद आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो इसको भूल जाइए, ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हुआ, और तब हम करंट निकाल सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय E। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वेयर E, Z and T are in volt per meter and second, उसको हमें दिया है रेस्पेक्टिवली। तो वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर K ये कितना होगा? ये जो वैल्यू है K का, वेव वेक्टर K इज हाउ मच? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका जो स्पीड है वो होता है c, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। c जो है वैक्यूम में है, यहाँ कोई मीडिया का बात नहीं किया है तो वैक्यूम ही रहने देते हैं c। अब यहाँ पर यदि हम जो लिखते हैं इक्वेशन, वो कैसे लिखते हैं? इक्वेशन लिखते हैं कोई कांस्टेंट, कोई एम्पलीट्यूड cos kz माइनस ओमेगा t, यही इक्वेशन। तो यहाँ पर ये कितना है? ये ओमेगा है,
ओमेगा कितना है, ये वाला टर्म 6 इंटू 10⁸ और के तो के है। वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी इस वेव में इस तरह से जो लिखते हैं वो होता है ओमेगा बाई के। यूनिट देख लीजिए, ये पर यूनिट टाइम है, ये पर यूनिट लेंथ है, के इक्वल टू 2 पाई बाई लेंथ है, तो ये सही है। तो यहाँ से हम के निकाल सकते हैं, के ही तो पूछा हमसे, ओमेगा बाई वी। अभी क्या है, स्पीड, वेव का स्पीड, और यहाँ पर जो स्पीड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लाइट का स्पीड है। ओमेगा की वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 टाइम्स 10⁸, और सी का वैल्यू हमें पता है, लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸। तो ये वैल्यू आया 2, ऑप्शन नंबर 2 पर मीटर। के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इसका यूनिट है पर मीटर। इसको ऐसे भी बना सकते थे, यदि आपको ये फार्मूला नहीं याद है, मान लीजिए ये फार्मूला आपको नहीं याद है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। इसको देखकर तो हम कह सकते हैं कि ये ओमेगा है, ओमेगा ठीक है, तो ओमेगा हो गया हमारा 6 टाइम्स 10⁸। ठीक है, ओमेगा पता हो गया, तो टी हमें पता हो गया, टी टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, और तो फ्रीक्वेंसी में कितना होता है 1 बाई टी, यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते थे ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा है 6 इंटू 10⁸ बाई 2 पाई, ये फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा कितना होगा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, राइट। हम अभी लैम्डा निकाल रहे हैं क्योंकि के एसोसिएटेड है विथ लैम्डा से, हम बाद में यूज करेंगे के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। के निकालना है तो हमें लैम्डा चाहिए। यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हमने लीनियर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया ये वैल्यू, और सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ आ गया सी बाई न्यू। सी कितना है, सी है, अभी सी को 3 इंटू 10⁸, न्यू कितना है ये वाला 6 इंटू 10⁸ टाइम्स 2 पाई। ये चला गया, ये चला गया, ये 2 भी चला गया, हमें केवल पाई आया। अब पाई आया तो के कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा निकल गया 2 पाई बाई पाई 2 पर मीटर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find the value of the angle of emergence from the prism. The refractive index of the glass is square root over 3. यहाँ पर ये नॉर्मली फॉल कर रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 0। तो यहाँ से सीधा निकल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसका मतलब कोई डेविएशन नहीं, यहाँ पर आया। और यहाँ पर आने के बाद में अब क्या हो सकता है, या तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है या फिर इसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब क्या होना है, ये 60 है, देख लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया 30, ये 90, ये हो गया 60, तो ये फिर आ गया 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री से क्या कम है इसका क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो ऐसे रिलेटेड है, राइट, 1/√3, तो थीटा सी आ गया साइन इनवर्स 1/√3। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं किससे ज़्यादा है। √3/3 लिख सकते हैं इसको, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके। ये √3 जो है सो 1.732 है, 3 से डिवाइड कर दिए तो कितना आया 0.5 टाइम्स 2 समथिंग लाइक 0.58। साइन 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 0.5, हाफ, ये उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो एंगल है थीटा सी वो 30 से ज़्यादा है, इतना ही हम बता सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल जो है सो 30 से ज़्यादा है, और यहाँ पर हम जो इंसिडेंट एंगल है वो 30 है, मतलब नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने यहाँ पर क्रिटिकल एंगल निकाला, जो हमें पता चला कि 30 से ज़्यादा है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल ये चेक करना था वो 30 से ज़्यादा है या कम है। तब ये क्या करेगा, इधर रिफ्लेक्ट करेगा, और ए एंगल बताना है हमें, इमर्जेंस एंगल ए है आई प्राइम, नॉर्मल और इस लाइट इमर्जेंट लाइट के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे क्या करें, ये 30 डिग्री में पता है, जस्ट सिंपली स्नैप्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पर म्यू है, म्यू टाइम्स साइन 30 डिग्री, इधर म्यू कितना है 1 टाइम्स साइन, ये एंगल जो है
आई प्राइम। म्यू है 1/√3, साइन 30 है हाफ, म्यू 1/√3 नहीं है, म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, साइन आई प्राइम। तो साइन आई प्राइम कितना आया, √3/2, ये तो साइन 60 डिग्री होता है ना, तो आई प्राइम आ गया साइन 60 डिग्री। सिंपली स्नेल थ्रो यहाँ पर लगाएं, ये यहाँ पर सीधा आ जाएगा, तो हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री। आप इस एंगल को ऐसे भी निकाल सकते थे कि प्रिज्म में आपको पता है कि ये एंगल आई है, और यहाँ पर जो एंगल आता है, जैसे ये देख लीजिए, इधर से लाइट आया, इधर गया, इधर से निकल गया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। फर्स्ट टाइम जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आर है, सेकेंड टाइम यहाँ पर जो एंगल है उसको आर प्राइम कहते हैं, और ये जो है सो आई प्राइम है। आर प्लस आर प्राइम जो है वो होता है ए, ये वाला एंगल। इस केस में आर जो है वो 0 था, आर प्राइम आर जो है कितना हो जाएगा, ए के बराबर, और ए है 30 डिग्री। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते थे 30 डिग्री, और ये तो सिंपली ज्योमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं। और फिर स्नेल्स यहाँ पर लगा दिए तो हमें एंगल ऑफ इमर्जेंस पता होगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two slits in Young's experiment have width of in the ratio 1:25. Width जो है 1/width 2, ये 1:25, और ये width जो है सो प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी जो है सो प्रोपोर्शनल होता है width की। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो width का साइज है ना, जितना ज़्यादा रहेगा लाइट उतना ज़्यादा आएगा, इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगा, ये सिंपली इसके प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के। तो यहाँ पर जो है सो ये हो गया हमारा I1/I2 कहते हैं इसको। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज हाउ मच। ये जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड आता है, ये इंटरफेरेंस करने के बाद में एक एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो एम्पलीट्यूड कितना होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, पहला का एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दूसरा का एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos लैम्डा फेज डिफरेंस मैक्सिमम ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो एक तो बात है कि इंटेंसिटी विड्थ के प्रोपोर्शनल है, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह पर एम्पलीट्यूड टाइम्स सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट तो हर जगह चलेगा तो खत्म हो जाएगा, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं I1 I, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, और ये A1 क्या हो गया, स्क्वायर रूट ओवर I1, यहाँ पर स्क्वायर रूट ओवर I cos लैम्डा। अब मैक्सिमम कितना होगा, ये मैक्सिमम होगा, यदि ये मैक्सिमम होगा जो कि 1 है, तो ये आ गया किस फार्मूला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैक्सिमम ये है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ओवर I1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर I2 का स्क्वायर मैक्सिमम। और मिनिमम जब a -1 होगा तो सिंपली ये माइनस साइन आ जाएगा। आपको ये डायरेक्ट याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है, तो ये सिंपली याद रखिए क्या है, मैक्सिमम होता है स्क्वायर रूट ओवर I1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर I2 होल स्क्वायर। और इसके बाद में यदि ये रेशियो निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो गया स्क्वायर रूट ओवर I1 प्लस I2 सबका स्क्वायर। I1 कितना है यहाँ से देख के बता सकते हैं कि I1 जो है वो समथिंग है k, तो I2 कितना है 25, ये दोनों का रेशियो है 1:15। इसको 1 कहते हैं 1k, इसको 25k होल स्क्वायर। ये k हर जगह से चला गया, यहाँ कितना आया 1, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5,
ऊपर में 6, नीचे में 4 होल स्क्वायर 3/2, सो 9/4। ये आपका आंसर है 9/4 ऑप्शन नंबर 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 to 40 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।